तो ये वाली एक नेटवर्क की प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें फेजर वाला कॉन्सेप्ट जो है उस जो कल हमने लेक्चर में पढ़ा था उसका एक इम्प्लीमेंटेशन इसमें, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम समझते हैं पहले कि एक सर्किट शोन इन द फिगर इज इन स्टेडी स्टेट व्हेन द स्विच के इज ओपन एंड के इज क्लोज। मतलब ये वाला जो की है वो पहले लॉन्ग टर्म के लिए ओपन है और ये वाला की लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला ओपन और ये वाला क्लोज है, तो ये सर्किट जो है स्टेडी स्टेट के अंदर है। तो स्टेडी स्टेट में है, उसके बाद में क्या किया जाता है, किसी t इक्वल टू T1 इंस्टेंट के ऊपर इस स्विच को ओपन किया जाता है और इस स्विच को क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है जिस इंस्टेंट पे इस स्विच, ये जो दूसरे वाली स्विचिंग परफॉर्म होती है, उस मिनिमम इंस्टेंट T1 पे क्या, मतलब T1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो कौन सा इंस्टेंट होगा जिसपे इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ट्रांजिएंट फ्री होगा, ठीक है। तो वो वाला समझने के लिए पहले एक बार इस सर्किट की जो पहले वाली कंडीशन दी हुई है वो वाली कंडीशन एक बार ड्रॉ करते हैं इस पे, है ना। तो इसको सोल्व करने, देखो कॉन्सेप्ट इसमें फेजर वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। एक बार समझिएगा पूरा। तो t इक्वल टू T1 से पहले अगर हम देखें स्विचिंग से पहले, तो ये वाला जो है ये क्लोज है और ये वाला सॉरी ये क्या दिया हुआ, के इज ओपन, के जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ओपन है और ये वाला के की जो है वो क्लोज है। तो जब ये वाली कंडीशन है तो ये सर्किट एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो ये इस कंडीशन में होगा, मतलब पहली कंडीशन वो है जब के जो है वो ओपन है और के बार क्लोज है, ठीक है। अब जब के बार क्लोज है ना, तो ये वाला जो सर्किट है ना, जब के बार क्लोज होगा तो ये वाला सर्किट जो है ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्लोज होगा। तो ये वाली ब्रांच के क्लोज होने की वजह से ये बैटरी और ये 10 वोल्ट जो आइसोलेट पड़ा रहेगा सर्किट में, मतलब इधर इसी लूप के अंदर जो है वो करंट फ्लो करवाता रहेगा। इसका वोल्टेज के कैपेसिटर के अक्रॉस जो है उसका कोई इम्पैक्ट उसका आएगा नहीं, ठीक है। फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ उसको। ये 5 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये इसके अक्रॉस इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा इक्वल टू 1000 है, 1000 है। तो इसका जो एक्स सी निकालेंगे वो कितना होगा, माइनस का जे बाई ओमेगा सी, 1000 टाइम्स 100 टाइम्स 10 की पावर 6। तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 10 जे, ठीक है। तो ये वाला आएगा माइनस का 10 जे, इसको लिख लेता हूँ माइनस का 10 जे। अब ये हमको, अब देखो इसमें स्विचिंग की हुई है ना, तो इसको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को बताना है t इक्वल टू T1 के इंस्टेंट, t इक्वल टू T1 इंस्टेंट पे जब वो ट्रांजिएंट फ्री होगा वोल्टेज इसके अक्रॉस। तो पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज एक बार इस वाली कंडीशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस वाली कंडीशन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से कितना करंट जा रहा है, ये आई करंट जा रहा है। तो आई करंट जा रहा है तो ये रजिस्टर में से कितना जा रहा होगा, ये रजिस्टर में से करंट निकालेंगे। तो पहले रजिस्टर वाला करंट क्यों निकाल रहे हैं तो समझ आ जाएगा अभी। ये माइनस का 10 जे अपॉन 10 माइनस 10 जे टाइम्स ये वाला करंट, ये वाला करंट कितना है 1 साइन 1000 टी, है ना, मतलब 1 ओमेगा 0, उसको मतलब इसको रेफरेंस मान रहे हैं हम इस पूरे सर्किट के लिए। ये वाला वोल्टेज आई का जो करंट है उसको रेफरेंस मान रहे हैं। तो ये आई आर कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइडर लगा के आई आर आ गया, ठीक है। तो आई आर ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का जे अपॉन 1 माइनस जे टाइम्स 1 एंगल 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 1 एंगल 90 माइनस 90, ठीक है। ये वाला कौन सा एक्सिस पे होगा, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस एक्सिस पे होगा ना, माइनस जे एक्सिस पे। तो ये इस वाले रेफरेंस के रेस्पेक्ट में 1 एंगल माइनस जे, ये वाला कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 एंगल कितना होगा माइनस का 45। ये वाला देखो रियल पार्ट, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है ना, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साथ में फेज एंगल, ये वाला एंगल कितना है इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और वो जो कैलकुलेट करते हैं उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 45 टाइम्स 1 एंगल 0। अब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये कितना बना 1/√2 टाइम्स, या फिर इसको हम बोल देंगे 1/√2 एंगल माइनस का 45। ये तो हुआ इसमें से जाने वाला करंट। अब इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमको क्या मिलेगा VR, ये वाला कैलकुलेट करते हैं ज़रा, इसी को यहीं पे लिख देता हूँ। तो VR कितना मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ से सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो वो होगा 10/√2 टाइम्स 10/√2 एंगल माइनस का 45। तो एंगल माइनस 45 है तो हमने रेफरेंस किसको माना है, इसको। तो ये माइनस 45 मतलब वो उसके रेस्पेक्ट में होगा साइन 1000 t माइनस 45,
ठीक है, ये हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, अब जरा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और ये वाले सर्किट में से जाने वाला करंट, इनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इनका फेजर डायग्राम मैं कल बताया था कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आई जो करंट है इसको रेफरेंस मान लेंगे, तो रेफरेंस साथ में t इक्वल टू 0 पे, इसमें 1000 t के साथ में फेज कितना है 5, t इक्वल टू 0 पे जो फेज है वो 0 है, मतलब इसका फेज, इसका मैग्नीट्यूड है 1 और साथ में मतलब t इक्वल इनिशियल फेज जो है वो 0 है। तो मान ली हम जो है ये वाला जो फेजर होगा वो इस एक्सिस पे होगा। ठीक है, और ये वाला, अब फेजर के बारे में हमने बताया था, फेजर क्या होता है, फेजर होता है ये वाला जो करंट का मैग्नीट्यूड है ये किसी सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, वो पढ़े थे हमने कल SHM से सर्कुलर मोशन में कैसे लिंक करते हैं। तो ये IT जो एक्चुअल में 1 sin 1002 दिया हुआ है ना, ये एक 1 रेडियस का सर्कल है जो किसी t इक्वल टू t इंस्टेंट पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, t इक्वल टू t इंस्टेंट पे क्या है, ये फेजर ऐसे रोटेट कर रहा है। ये कौन सा फेजर है, I का, ये वाला जो सर्कल बना है ये इस I का बना है। अब इस I के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर का वोल्टेज देखें तो कैपेसिटर वाले वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है 10/√2, तो 10/√2 कैलकुलेट करेंगे तो वो 7.07 साइन 1000t माइनस 45 निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर ये आई वाला फेजर इस एक रेडियस के सर्कल में किसी t टाइम के साथ में जो है वो रोटेट कर रहा है, तो उसी साइमल्टेनियसली हम इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज देखते हैं उसके फेजर का मैग्नीट्यूड जो है वो 7.07 है। 7.07 का मतलब ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका ये वाली इक्वेशन, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है sin ओमेगा, ये SHM की इक्वेशन होती है और उसको सर्कुलर मोशन में हम जो है वो ले जाके सॉल्व करते हैं। तो ये वाला मैग्नीट्यूड कितना 7.07 के सर्कल, मतलब वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वो 7.07 रेडियस के सर्कल में। ठीक है, मतलब वो सर्कल का रेडियस देखो, इसका 1 है, उसका 7.0, तो 7.7 रेडियस के सर्कल में उसका फेजर वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेजर मूव कर रहा होगा, लेकिन वो वाला फेजर इस वाले फेजर के रेफरेंस में 45 डिग्री पीछे है। तो 45 डिग्री पीछे होगा तो ये वाला फेजर जो है वो यहाँ कहीं बनेगा और ये एंगल होगा 45 डिग्री पीछे, मतलब -45 डिग्री है। तो अब ये दोनों सिस्टम जो है, ये वाला करंट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये दोनों जो है वो ये पूरा सिस्टम एक साथ जो है किसी, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है क्योंकि इसका भी 1000 ओमेगा और इसका भी 1000 ओमेगा, तो ये दोनों सिस्टम जो है वो किसी 1000 ओमेगा रेडियन पर सेकंड की स्पीड से साइमल्टेनियसली अपने बीच में ये 45 डिग्री का गैप मेंटेन रखते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज का फेजर भी घूम रहा है, ये वोल्टेज का फेजर है कैपेसिटर के अक्रॉस, ये किसका है, ये करंट, टोटल करंट का फेजर। अच्छा, हमने देखा कैपेसिटर का जो करंट होता है वो इसके वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, 90 डिग्री आगे होता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज अगर यहाँ है तो कैपेसिटर का जो से जाने वाला जो करंट होगा वो इससे 90 डिग्री आगे होगा, मतलब यहाँ पे किसी 45 पे आएगा, 45 पे आएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो V कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो I निकालेंगे तो V डिवाइड बाई इससे कर देंगे, तो V डिवाइड बाई इससे करेंगे तो IC अगर हम, मतलब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, यही से हो जाएगा वैसे अपना काम, लेकिन इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। IC क्या आएगा, IC आएगा V दिया हुआ है 7.07 साइन 1000t माइनस 45, इसको डिवाइड करेंगे किससे, tan एंगल -90 से, tan एंगल -90 से डिवाइड करेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये IC जो निकल के आएगा वो 7.07 साइन 1000t प्लस 45 निकल के आएगा। तो मैंने बोला था ना कैपेसिटर का करंट जो है वो इससे 90 डिग्री आगे होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो 7.07 डिवाइड बाई 10 होगा, डिवाइड बाई 10 का मतलब 0.707 मतलब 1 से कम। तो उसमें जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा उसका फेजर जो होगा वो 45, किसके, ये वाला जो 45 है, देखो इसके बीच में कैपेसिटर के वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन सारा रेफरेंस हम उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसका मतलब ये करंट उसके साथ में 45 डिग्री आगे है, और ये वाला, ये इसका मतलब इस सर्किट के अंदर ये वाला करंट, ये वाला वोल्टेज और इसमें से जाने वाला करंट जो है वो सब फेजर में मूव कर रहे होंगे, वो रेजिस्टेंस से जाने वाले भी। ठीक है, लेकिन इनका ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये कितने हो गए, 3 फेजर हो गए, ये IC हो गया, ये टोटल I हो गया और ये वाला VC हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक साथ, एक सिस्टम एक वाली सर्कल के अंदर, मतलब यहाँ पे एक ही एक्सिस वाले पे ड्रॉ कर रहे हैं सारों को एक साथ में। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है किस ओमेगा इक्वल टू 1000 से रोटेट कर रहा है। ठीक है,
1000 से रोटेट कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम जब इससे रोटेट कर रहा है तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी, ये कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर भी रोटेट कर रहा है, कैपेसिटर का करंट फेजर भी रोटेट कर रहा है, और इन ये दोनों ये एंगल मेंटेन रखे हुए क्योंकि सबकी स्पीड सेम है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि t इक्वल टू T1 पे है ना, जब ये वाला सारा फेजर जो है ये सारा घूम रहा है, उसके घूम रहा होती है किसी t, अभी तो ये तो किसी t इक्वल टू t इंस्टेंट का टाइम है ना, तो ये पूरा रोटेट कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि कोई इंस्टेंट एक T1 ऐसा है, उस T1 पे जो है वो हम क्या करते हैं, इस वाले स्विच को क्लोज कर देते हैं और इस वाले स्विच को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले स्विच को ओपन कर देते हैं, तो उस टाइम अब वो इंस्टेंट हमें पता नहीं है, हो सकता है ये वो सारे फेजर जब रोटेट कर रहे हो तो ये यहाँ पे हो, ये वाला वोल्टेज जो है यहाँ पे हो, फिर इससे 45 डिग्री आई होगा, फिर उसके 90 डिग्री आगे होगा वो ये वाला छोटा वाला IC। तो ये ये पूरा सिस्टम जो है कौन से इंस्टेंट पे होगा, T1 t इक्वल टू T1 पे इनकी पोजीशन क्या होगी इस पूरे सिस्टम की, कि उस पोजीशन की वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस इस वाले सर्किट के आ जाने के बाद में नेट वोल्टेज जो है वो ट्रांजिएंट फ्री हो। तो मान लेते हैं कि किसी t इक्वल टू T1 के ऊपर वो इंस्टेंट रहा होगा जब ये सारा सिस्टम रोटेट कर रहा है, तब उस पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है ट्रांजिएंट फ्री रहा होगा। तो हम माने कि t ग्रेटर देन T1 के लिए अगर हम देखें, t ग्रेटर देन T1 के लिए देखें तो वो वाला स्विच क्लोज हो गया, तो वो वाला सर्किट अब आइसोलेट पड़ गया और ये वाला सर्किट आ गया पिक्चर में, ठीक है। तो ये वाला सर्किट आ गया, तो वो के वाली और ये वाली को ओपन कर दिया और ये वाला कैपेसिटर आ गया, ठीक है, और ये वाला बैटरीज के साथ आ गया, है ना। कितना है 5 वोल्ट 10 ओम और ये वाला 100 माइक्रोफेरेड। अब देखो t इक्वल टू T1 पे हमने ये वाले को जो है वो क्लोज कर दिया और ये वाले को ओपन कर दिया। तो कैपेसिटर का नेचर क्या है कि वो अपने अक्रॉस जो है वोल्टेज को, सिर्फ कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देगा। तो t इक्वल टू T1 पे जब हमने स्विचिंग की तो ये पूरा सिस्टम घूम रहा था, उस टाइम वोल्टेज का फेजर भी तो कहीं रहा होगा, इन सारे की पोजीशन अभी इंस्टेंट पे आया है तो t इक्वल टू T1 पे कहीं और पोजीशन रही होगी, क्योंकि पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, पूरा सिस्टम तो वोल्टेज भी रोटेट कर रहा है, तो वोल्टेज भी किसी ना किसी एंगल पे रहा होगा, ठीक है। तो आप अब ये बोल रहा है कि t इक्वल टू T1 पे जब ये वाला सीन आ जाता है सर्किट के अंदर, तो ये वाला स्विचिंग जो हुआ, ये कैपेसिटर क्या कर देगा, t इक्वल टू T1 से जस्ट पहले इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो t इक्वल टू T1 के जस्ट बाद भी मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो घूम रहा है उसमें कैपेसिटर का वोल्टेज इस इक्वेशन से गवर्न कर रहे हैं, 7.07 साइन 1000t माइनस 45। हम मान लेते हो t इक्वल टू T1 पे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड t इक्वल टू T1 पे कैपेसिटर का वोल्टेज जो होगा वो जस्ट पहले जो है वो वाला मैग्नीट्यूड किससे दिया जाएगा, 10 इक्वल टू 7.07 साइन 1000t1 माइनस 45। तो इसमें T1 डालेंगे तो क्या होगा, ये कैपेसिटर का वोल्टेज आ जाएगा वो जो स्विचिंग की उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में भी यही वोल्टेज रहेगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली अपने अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा। तो ये वाली वोल्टेज मिली हमको। अब देखो कैपेसिटर ये वाला सर्किट जो है इसमें अब DC वाला वोल्टेज पिक्चर में आ गया, DC वोल्टेज पिक्चर में आ गया तो हमको पता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हम निकालते हैं DC वाले केस में, वो VCT इक्वल टू क्या होता है, VC इन्फिनिटी प्लस VC0 माइनस VC इन्फिनिटी, और इस पूरे के साथ में e की पावर माइनस t/τ, ठीक है। तो अब हमको चाहिए इसमें VC0 चाहिए, VC इन्फिनिटी दे। VC0 क्या है, VC0 मैं बताया था ये वो वाला वोल्टेज होता है जहाँ पे सर्किट के अंदर स्विचिंग होती है उसके जस्ट बाद वाला वोल्टेज। तो स्विचिंग t इक्वल टू T1 पे हुई, t इक्वल टू T1 पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस वाले फेजर से दी जा रही थी, क्योंकि पूरा सिस्टम घूम रहा था ना, तो वो इसके हिसाब से चेंज हो रहा था, तो वो वाला वोल्टेज ये मिल गया है, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 वाला वोल्टेज है ना, ये VC0 वाला वोल्टेज है ना। अब स्टेडी स्टेट में जब ये सर्किट आ जाएगा तो इसमें बैटरी लगी हुई, स्टेडी स्टेट में आएगा तो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो ये पूरा 5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो VC इन्फिनिटी जो हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 वोल्ट, ठीक है। अब इसको डालो उसके अंदर, तो ये हो गया 5 प्लस, अब इसमें VC0 कितना था, 7.07 साइन 1000t1 माइनस 45 और साथ में माइनस का 5 और e की पावर माइनस t/2। अब ये बोल रहा है कि ये वाला जो नेट वोल्टेज आया ना कैपेसिटर के अक्रॉस, ये पूरा वोल्टेज हो गया, उस वाले सर्किट से वो वाली वोल्टेज मिली और उसके बाद में ये वाली वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जो है वो उसको चाहिए ट्रांजिएंट फ्री। ट्रांजिएंट फ्री का मतलब ये e की पावर माइनस t/2 उस वोल्टेज के अंदर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखना नहीं चाहिए। तो ये नहीं दिखना चाहिए तो क्या होगा,
ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाना चाहिए उस इंस्टेंट के ऊपर, तो ये वाला टर्म जीरो होता तो करो इसको जीरो। 7.07 साइन 1000 T1 माइनस 45 इक्वल टू 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, साइन 1000 T1 माइनस 45 इक्वल टू 5/7.07, 5/7.07। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो साइन वाले को इसको पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेट करोगे तो आपको T1 जो निकल के आएगा वो वाला निकलेगा 1 मिली सेकेंड करके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, साइन वाला दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद में इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन की फॉर्म में लाके और ये वाली टर्म बराबर करके उसमें ऐड कर दो, ऐड करके के बाद 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 1 मिली सेकेंड निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वाला 1 मिली सेकेंड जो इसका आंसर आया, अब देखो आंसर तो चलो 1 मिली सेकेंड आ गया, वो तो निकल ही जाना था, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ से वो निकाला, वो निकालने के बाद VC निकल गया, उसमें T1 डाला और ये वाला वोल्टेज डाल के जीरो करके तो निकल गया, ठीक है। लेकिन इसमें समझना है हमको फेजर वाला ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो T=T1 पे मतलब हम जो है इस वाले पूरे सिस्टम के अंदर ये T=0 पे, ये वाला T=T का नहीं, T=0 पे जो है ये वाला सीन था इस सर्किट का, ठीक है। अगर ये वाला सर्किट का सीन था तो जैसे ही तो इसके अंदर ये वाला सर्किट का सीन था तो हम अब ये बोल रहा है कि कौन से इंस्टेंट पे स्विचिंग करें कि ट्रांजिएंट फ्री हो, तो वो बोल रहा है 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड बाद में ये पूरा का पूरा सिस्टम T=0 पे अगर यहाँ है तो 1 मिली सेकेंड के बाद में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कुछ ना कुछ रोटेट कर जाएगा ना, क्योंकि 1000 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से ये रोटेट कर रहा है, कि ω=1000 है। तो उस वाले सिस्टम की अब आप लोग इसमें खुद सॉल्व करना। T=T1 हमको मिल गया, T=T1 पे ये वाला जो फेजर ड्रॉ होगा कंबाइंडली इसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो T=1 मिली सेकेंड पे हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले तो ये वाला इसके अंदर ये वाला फेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इन सब का सेम ही रहना है, ठीक है। ये पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो ये 1000 ये 1 मिली सेकेंड पे 1000 × 1 - 45 जो है ये वाला कितना मिलेगा, और उसके साथ में वो सब के अंदर मतलब ये वाला 1 मिली सेकेंड डाल के देखना, ये वाला जो फेजर मिलेगा ये क्या होगा, कुछ रेडियन पर सेकंड से जो है वो रोटेट हो जाएगा। तो इसका पोजीशन जो है अभी जो 45 पे दिख रहा है ये वाला जो है इसके साथ 45 पे इसका वो रहेंगे, इनके बीच में एंगल है ही, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे VC यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, वो वाला यहाँ चला जाएगा, और ये तीनों इन्हीं सर्कलों में रोटेट कर रहे होंगे, है ना। तो T=1 सेकेंड पे जो है वोल्टेज का पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा, करंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो ये वाला इसमें फेजर का इम्प्लीमेंटेशन यही देखना था हमको कि ये सिस्टम जो रोटेट कर रहा है वो T=T1 ये सब जब क्वेश्चन बनाया होगा उसने तो ये वाला चीज़ कैसे इमेजिन किया होगा कि एक जब फेजर जो है वो कौन सी पोजीशन से गुजर रहा होगा कि इस वाले सर्किट में ओवरऑल कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो ट्रांजिएंट फ्री होगी, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, और फेजर का कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा गेट का मैं देखूंगा तो और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में यहीं तक, धन्यवाद।